गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज संडे का दिन है लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब सब क्या कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। एक स्टोरी टाइप का है, ध्यान से समझेंगे इसे। एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे। तो क्या बोला जाता है, देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर उतना पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में, तो ध्यान से सुनना। तो ये बोलता है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये बोलता है आपका, हमने देखा, हमने रिएक्शन करवाई, साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ रिएक्शन करवाई। रिएक्शन कराने के बाद उसने देखा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, के भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि टेम्परेचर जो है वो आपके के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका क्या बढ़ता है, के भी बढ़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकेंड, वो बोलता है उसने देखा कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर जब आपका हो रहा होगा, उसके साथ साथ आपका के जो होगा वो आपका 2K होगा। यानी कि के जो होगा वो आपका ट्वाइस इंक्रीज करेगा। यानी कि मान लो आपका T1 टेम्परेचर है, ये मतलब इनिशियली आपका टेम्परेचर है आपका T। इनिशियली आपका टेम्परेचर क्या है, आपका इनिशियली T है। क्या देखा, थोड़े टाइम बाद हमने देखा हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। पहले आपका T था, अब 10 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया। ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। 10 डिग्री इंक्रीज किया, तो यानी कि और क्या बोल रहा है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री जो आपका सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका के कितना बढ़ेगा, आपका रेट कांस्टेंट ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर होगा तो उसके साथ साथ आपका जो रेट कांस्टेंट होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो के 2K हो गया। अगर ये आपका 10 और बढ़ेगा तो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। यानी कि 2K हो जाएगा, यानी कि आपका 4K हो जाएगा। समझ आ गया होगा इतना, ठीक। 2 पॉइंट हमारे ये हैं। तो ये बोलता है इसको आपका सबसे ज्यादा हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट का नाम था डच साइंटिस्ट, और दूसरे हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके वॉन्टहॉफ। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। लेकिन जो हमारे आर्हीनेस थे, इन्होंने इसका अच्छे से फिजिकल जस्टिफिकेशन दिया था। किस चीज का फिजिकल जस्टिफिकेशन हमको आर्हीनेस ने दिया था? इसने हमको दिया था के एंड टी का रिलेशन के बारे में फिजिकल जस्टिफिकेशन दिया था। यानी कि नॉर्मल जो थ्योरी आपकी बोली, ये सब जो बोला कि आपका टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ रहा होता है और हर 10 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस होता रहेगा, ठीक है। तो ये हमें बोला था डच साइंटिस्ट और वॉन्टहॉफ ने हमें बताया। लेकिन उसके बाद के और टी का जो अच्छा खासा रिलेशन जो दिया था वो हमें किसने दिया था, आर्हीनेस ने दिया था। और हम समझते हैं, मैं इसको रब कर रही हूँ और अच्छे से हम चीजों को समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसे रब करती हूँ। और क्या बोला था, तो इसका मतलब आर्हीनेस ने हमें क्या बोला, आर्हीनेस ने हमको अकॉर्डिंग टू आर्हीनेस ने हमको के एंड टी के रिलेशन के बारे में बताया था। क्या रिलेशन के बारे में उसने बोला, आर्हीनेस के अकॉर्डिंग के जो होता है वो होता है AE माइनस EA अपॉन RT। चलो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं। EA जो होता है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी होता है और इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। T आपका टेम्परेचर होता है, R आपका क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन होती है, ठीक है। ए आपका क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, प्री एक्सपोनेंशियल
फैक्टर आपका होता है। ई क्या होता है बेटा? ई आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो जाएगा। के क्या हो जाएगा आपका? रेट कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हमने अच्छे से दिमाग में डाल देना है, ठीक है। अब इसके आगे हम इसके डेरिवेशन कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं जिसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम समझते हैं इसको। ये बोलता है, इतना हमने समझ लिया तो मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर हम चीज़ों को समझते हैं, टर्म्स को समझते हैं, फिर हम वापस इसमें आएंगे क्योंकि इसकी हमें डेरिवेशन करनी है, ठीक है। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब क्या होता है देखो, ये बोलता है कि मान लो कि मैंने क्या किया, 2H या फिर आप बोल सकते हो H2 प्लस I2 की मैंने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे हमारा क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट बनता है? ये बोलता है कि H2 और I2 जब कोलाइड करते हैं तो बीच में आपका एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हमारा इंटरमीडिएट जो होता है वो हमारा फॉर्म होता है, ऐसे करके ये I हो जाएगा और एक वीक बॉन्ड बन जाता है, H और I के बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। बेसिकली अब क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे इनको रिएक्ट करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। ओके, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके रिएक्ट करते हैं किसके वजह से? एनर्जी के वजह से। अब होती है एक एनर्जी होती है जिसमें आपके रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाते हैं। यानी कि ऐसी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन करवाने में मदद करती है, उस टाइप की एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या बोलेंगे हम? थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। ऐसी टाइप की एनर्जी को हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने बोला रिएक्टेंट कोलाइड होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्शन करने में मदद करती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि हमारा रिएक्टेंट कोलाइड हुआ और इंटरमीडिएट बना, जो एनर्जी आपका इंटरमीडिएट बनाती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंटरमीडिएट जो आपका फॉर्म होगा वो किसके वजह से फॉर्म होगा? एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से। तो ये जो आपका फॉर्म हो रहा है इंटरमीडिएट, हम इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट हमारा फॉर्म होता है बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद हमारा टूट के प्रोडक्ट बनेगा, बहुत कम टाइम के लिए हमारा बनता है, ठीक। इतना हमें समझ आ गया कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होता है, आपका रिएक्शन करवाती है, सीधा प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है, और एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इंटरमीडिएट तक बनाती है, ठीक है। इतना हमको समझ आ गया। इसको और अच्छे से अगर हमें समझना है, देखो मैंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ये होता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, ठीक। ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आपका रिएक्टेंट, अच्छा ऐसे करके आपका ग्राफ बना। यहाँ पे आपका क्या बना है? 2HI यानी कि ये प्रोडक्ट है, और ये आपका H2 प्लस I2 रिएक्टेंट है, और यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या बताता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपका बताता है कि आपका कैसे ये रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रही है यानी प्रोडक्ट बना रही है, उस दौरान कैसे कैसे इनकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो वो हमें रिएक्शन कोऑर्डिनेट बताता है, ठीक। अब वो बोलता है कि क्या होता है, देखो ये H2 से I2 रिएक्ट करेगा, अगर उसके बाद हमारा क्या बना, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट बना। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की एनर्जी होती है, यहाँ तक की, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि रिएक्टेंट से यहाँ तक जो एनर्जी इसे मिली है,
ये आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब एक चीज याद रखो, क्या एक्टिवेशन एनर्जी में रुक जाएगा, हमें तो प्रोडक्ट बनाना है। इसका मतलब कि थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर ज्यादा होगी तभी आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है इसे पार करके वो आपका प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी आपका एक बैरियर है जो सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट में रुक गई, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वापस रिएक्टेंट बन सकता है, यानी कि आपका प्रोडक्ट बनने नहीं देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो आप देखोगे अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी और ज्यादा होता तो ये ऊपर तक चले जाता, तो प्रोडक्ट बनने में उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता। इसका मतलब हमें एक अच्छी रिएक्शन के लिए, यानी कि रिएक्शन कंप्लीशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि हमारा जो थ्रेशहोल्ड एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो हमारा ज्यादा होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी से, तभी हमारी एक रिएक्शन होती है। इतना हमको समझ यहाँ से आ चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आरएनएस था ये आपका ये नहीं बता पाया था कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है उसकी स्पीड क्या होती है रिएक्ट करने की, यानी कि वो रिएक्टेंट जो थे या रिएक्टेंट आपके एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड थे जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बता पाया था। तो हमारे पास एक दूसरे साइंटिस्ट थे, मैं इसे रब कर रही हूँ, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। क्या था आपके साइंटिस्ट, ये हमारे थे मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। इन्होंने आपका बताया था कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। दूसरा आपने इसका ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल आपके रिएक्ट कर रहे हैं या जो कंपाउंड आपके रिएक्ट कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बताई थी, ठीक है। इसका मतलब नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, ठीक है। और वेयरएस आरएनएस आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं बता पाया, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बता पाया। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इन्होंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे इन्होंने लिया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इन्होंने लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे मैम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपका होता है बेटा NE/NT। अब आप बोलोगे मैम NE/NT क्या होता है, देखो मान लो मैंने एक बीकर लिया है, वहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल रखे हैं, ठीक है। अब क्या होता है इनकी मैं चाहती हूँ कि इनके बीच में रिएक्शन हो, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड है वो एक दूसरे से रिएक्ट हो। अब क्या होगा, किसी किसी के पास ही इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी जो आपका रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है टोटल मॉलिक्यूल जो मैंने इसमें डाले हैं, और NE है आपका वो मॉलिक्यूल जिसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी है जो क्या कर सके, कोलाइड करके प्रोडक्ट को बना सके। समझ आया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया, NE/NT, ठीक है। अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे किस मॉलिक्यूल में कैसा होता है। इसका जो बेटा ग्राफ बन के आएगा वो ऐसा बन के आएगा, यहाँ से मुझे पता चल रहा है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ी। इस पॉइंट पे जिनके पास एनर्जी है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल हो जाती है। एंड मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है कि मैक्सिमम आपकी हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आया था, बहुत पहले की बात है, मैंने भी उस टाइम दिया था और अभी भी ये आता है। एक क्वेश्चन आया था कि ठीक है एक ग्राफ है आपका जिसमें ग्राफ बना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बना के दिया था, बोला था एरिया अंडर कर्व प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। बेटा याद रखना इधर पे एरिया अंडर कर्व लिख रही हूं मैं, एरिया अंडर कर्व जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि आपकी 1 होती है। उसमें आपका दे रखा था ऑप्शन में 0, 2, 1 कांस्टेंट ऐसे दे रखा था, तो आंसर था 1 होती है, यानी कि कांस्टेंट होती है। इतना हमको समझ आ गया, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया, मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सॉरी अब मैंने बोला कि मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी आपका ग्राफ जो होगा, यानी कि आपके मॉलिक्यूल जो होंगे ऐसे करके अपने पाथ को चेंज कर देंगे। पाथ को चेंज करा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने क्या बोला था, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, फास्ट होगी। रिएक्शन फास्ट का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से आपकी रिएक्शन जो हो रही है वो आपकी फास्ट होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की एक दूसरे से जल्दी से कोलाइड होंगे और रिएक्शन फास्ट होगी, तो वो आपका कम टाइम पे रिएक्शन करवा देगी। ठीक है, एक ब्रॉड ग्राफ टाइप का आपका बन रहा है। पहले आपकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया मेरी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हो चुकी है। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज का मतलब है कि हमारी रिएक्शन जो हो जाएगी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। समझ आ गया? इतना आ गया होगा आई होप। तो यहाँ से हमें इतना तो समझ आ गया, जो भी हमारे स्टेटमेंट थे, ग्राफ इंपॉर्टेंट थे, वो सारे हमने पढ़ लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख देना। ठीक है, अब हम वापस वहीं पे आते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी आरएनएस ने हमें एक रिलेशन दिया था। क्या था वो आपका, K इज इक्वल टू AE माइनस EA अपॉन RT। हमें ऐसा ही कुछ करके रिलेशन दिया था। चलो हम वापस आ जाते हैं, हम वापस अपने आरएनएस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। क्या बोला था आरएनएस ने, आरएनएस, ओहो इसके स्पेलिंग, आरएनएस में आ जाते हैं। साइंस वाले बच्चे जो होते हैं ना, इनके स्पेलिंग में थोड़ा हो जाता है। आरएनएस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाता है, आरएनएस कॉन्सेप्ट में हमारे पास रिलेशन था K इज इक्वल्स टू AE माइनस EA अपॉन RT होता था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्या लॉग दोनों साइड ले लूँ मैं, लॉग में दोनों साइड ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, दोनों साइड ln लेती हूँ, ln बोथ साइड। क्या हो जाएगा आपका, ln K इज इक्वल्स टू ln A। अब आप बोलोगे प्लस ln E माइनस EA अपॉन ln E माइनस EA अपॉन RT, यही होगा। ln E जो बेटा होता है ना, ln E ये आपका 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ln K जो होगा ये नीचे आ जाएगा। ये था आपका ln E। ln E अगर आपका 1 हो गया तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 EA अपॉन RT हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा आपका। अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं, चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। हमने लिया ये, ठीक है, ग्राफ हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आप बोलोगे मैम mx यहीं पे क्यों, ये मैंने 10 बार बताया है जब से काइनेटिक्स शुरू की है कि mx हम वो लेंगे ना जो 2 होगा। ln A तो पूरा 1 है, ln K 1 है, तो EA अपॉन RT आपका कहीं ना कहीं 2 में मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 1 अपॉन T, मैंने लिया x एक्सिस में, ठीक है, और y एक्सिस में मैंने ln K ले लिया। अब देखो माइनस EA अपॉन R क्या है, आपका स्लोप है। स्लोप आपका नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो स्लोप मेरा क्या है यहाँ पे, माइनस EA अपॉन R है। और इंटरसेप्ट हम कैसे लेते हैं, ओरिजिन से लेके जहां से लाइन शुरू हो रही है, यानी कि ये आपका इंटरसेप्ट है, दैट इज आपका ln A। इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना हो गया। अब मैंने बोला कि ln जो होता है ये आपका ln जो होता है वो होता है 2.303 लॉग भी होता है। क्या मैं ln की जगह इसको पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। इसको इक्वेशन नंबर मैं मान लेती हूँ 1, तो पुट करती हूँ उसको इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास आ जाएगा 2.303 लॉग K इज इक्वल टू 2.303 लॉग A माइनस EA अपॉन RT हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी सबको 2.303 से। 2.303 से डिवाइड कर देती हूँ। अब डिवाइड एक जगह तो नहीं करते, पूरे इक्वेशन में करेंगे, तो पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आएगा log K अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 2.303
log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। 2.303 से 2.303 कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा log K इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। एक फॉर्मूला था बेटा आपका ये होता है, ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन एक फॉर्मूला तो ये होता है, जिसको आप दिमाग में रट लो तो अच्छा होगा, ठीक है। अब आता है आगे, हम करते हैं इसको, आगे बढ़ा रही हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट है। लो मैंने रेड मार्कर से इसमें स्टार बना दिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं इसके आगे प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही हूँ। कंटिन्यू करने के लिए मैंने बोला कि लेट, मैंने 2 टेम्परेचर ले लिए, लेट 2 टेम्परेचर मैं ले रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ T1 की, तो वहाँ के लिए जो मेरी इक्वेशन बन के आ जाएगी, फॉर T1 लिख देती हूँ। फॉर T1 के लिए मेरी इक्वेशन आएगी log K भी आपका K1 हो जाएगा, फॉर T1 और K1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आएगा log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 हो जाएगा, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब मैं ऊपर यहाँ रब कर रही हूँ। फॉर T2 के लिए हमारा K भी आपका K2 हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ फॉर T2 के लिए आपका K हो जाएगा K2। इसके लिए जो मेरी इक्वेशन निकल के आएगी वो आ जाएगा आपका log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R ऑफ T2। इतना हमारा हो गया, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 3। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 एंड 3 लेते हैं और दोनों को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, बड़े से छोटे को log K2 माइनस K1 करेंगे, लिखेंगे log K2 माइनस log K1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा बेटा, मैं इसको मिटा देती हूँ। आपने उसको लिख ही दिया है, इसको मिटा रही हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा आपका log K2 माइनस K1 आपका आ जाएगा यहाँ पे, पहले इसका ही लेंगे, K2 का लेंगे, log A माइनस EA अपॉन 2.303 R ऑफ T2, ठीक। माइनस कर रही हूँ मैं K1 वाला, log K1 वाला आ जाएगा आपका log A माइनस EA अपॉन 2.303 R T1, ठीक है। इसको भी रब कर देते हैं, इतना हो गया। अब क्या हो गया, ब्रैकेट खोलूंगी, माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दिया। अब इसे भी खोल दिया मैंने, यहीं पे खोल दिया मैंने ब्रैकेट। log A से log A आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। अब क्या हो जाएगा, देखो log, अच्छा ये बताओ, ये वाला जो है log A माइनस log B को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, log A बाई B लिख सकते हैं, ऐसा ही कुछ है ये A माइनस B की तरह। तो मैं इसको लिख सकती हूँ log ऑफ K2 अपॉन K1 लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे, ये माइनस वाला पीछे कर लेती हूँ और ये प्लस है इसे आगे कर लेती हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ EA अपॉन 2.303 R T1 माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 आ जाएगा, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जो भी कॉमन है इसको बाहर ले लेती हूँ, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमारा ये निकल के आता है, ठीक है। तो इतना हमें समझ आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी सब कुछ। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं और 2 मैं आपको दूंगी घर के लिए। क्वेश्चन करेंगे हम, एक्सरसाइज का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो,
तब तक मैं पानी पीती हूँ, फिर मैं रब कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और जो बीच में मैंने आपको ग्राफ बताए थे ना, प्रोबेबिलिटी अंडर कर्व क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या दिया था, कैसा ग्राफ आपको दिया था, ठीक है, A to Z आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन करते हैं 2, बाकी के 2 आपको हम दे देंगे होमवर्क, जो आप मुझे पता है मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो करके लेके आओगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.27 हम यहाँ पे करेंगे। 4.26 आप घर से करके आओगे। 4.26 जो आपका होमवर्क है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी सब पे होगी जहाँ तक मुझे पता है। 4.26 आप घर से करके आओगे एनसीईआरटी का। और आप 4.29 का आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालना। सिर्फ के की वैल्यू मत निकालना, क्योंकि मैंने आपको एंटी लॉग के बारे में अभी नहीं बताया है। एंटी लॉग की मैं अलग से पूरी एक क्लास लूंगी, ठीक है, तब मैं बोलूंगी लॉग के निकालो इसका। फिलहाल आपको 4.29 का एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और 4.26 भी आपको करना है। अगर ये भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ और समझा भी देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 4.26 आपका बोला है कि हाइड्रो छोड़ो, क्या बोला है, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखो। के है आपका 4.5 इंटू 10 to the power 11 सेकेंड इनवर्स, ठीक, और दे रखा है e की पावर -28 1 2 3 केल्विन, 1 2 3 केल्विन बाय टी, ठीक है। ये आपको गिवन दे रखा है और बोला है आपको यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ठीक। इतना हमें पता है, इतना हमें पता चल गया क्वेश्चन में। इजी सा है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने, खत्म, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। 4.29 क्या बोला है, द टाइम रिक्वायर्ड 10%, इसने बोला टाइम रिक्वायर्ड 10% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक। इसमें उसने क्या दिया है आपको, टेम्परेचर दिया है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर उसने बोला है दैट इज 298 केल्विन, 298 केल्विन उसने बोला। दूसरे में आपका टाइम सेम है। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड यही सेम टाइम उसने लिया, इसी सेम टाइम में आपका 25% रिएक्शन आपकी दूसरी थी जो आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ऐसे, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर आपका यहाँ पे था, कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये रहा आपका 308 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। बोला है एक टाइम है, मतलब हमने 2 बीकर लिया, 2 बीकर मैंने लिया, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, ठीक है। एक रिएक्शन इसमें चल रही है, एक रिएक्शन इसमें चल रही है। मैं वॉच देख रही हूँ, ये मेरी वॉच है, मेरे हाथ में ये वॉच बनी हुई है, मैं अपनी वॉच देख रही हूँ। कैसी वॉच बन गई है, ये मेरी वॉच है, मैं अपनी वॉच देख रही हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में है। मैंने देखा कि एक टाइम पे मैंने स्टॉप कर दिया, और अब मैंने देखा कि कितनी रिएक्शन मेरी कंप्लीट हुई। सेम टाइम लिया है मैंने, 2 अलग अलग बीकर लिए हैं, और उसमें देखा कि यहाँ पे 10% रिएक्शन मेरी कंप्लीट हुई और यहाँ पे मेरी 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई सेम टाइम पे। यहाँ पे जो हमने टेम्परेचर लिया था वो 298 केल्विन लिया था, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया था वो 308 केल्विन लिया था। अब निकालना है इसका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा, फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकलेगी। अब तो मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, और अच्छे से समझना है तो मैंने कहा एनसीईआरटी का 4.26 और 4.29 वाला ये है, ठीक है। इसको करके लेके आना है, बाकी का मैं करवा रही हूँ 2 क्वेश्चन। इसको रब करते हैं। तो मैं कौन सा करवा रही हूँ आपको,
मैं आपको करवा रही हूँ 4.27। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है आपको log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10 to the power 4 k upon t, k by t, ठीक है, k by t ये दे रखा है। बोला क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, बोला है आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। उसके बाद बोला हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर, सॉरी ये रहा आपका, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट। उसने कहा है टेम्परेचर बताओ अगर आपका टी हाफ उस टाइम पे कितना है, 256 मिनट है। चलो इसे करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log k, ये आपका सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT होता है। मुझे एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। क्या मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकती? क्या मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। करेंगे ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 जूल पर मोल डॉट केल्विन, ठीक है, इंटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर, इंटू आपका टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, वो आपको निकालना है। चलो छोड़ो, ठीक है, एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी एट, इसमें टेम्परेचर भी गिवन होगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट बस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपका, ऐसा हो रहा है कि टी हम ले लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, टेम्परेचर गिवन तो है नहीं, तो टेम्परेचर ऐसे लिख दो। अब इसको उतारो 1.25 इंटू 10 to the power 4 के अपॉन टी। ये जो के है बेटा ये यूनिट दे रखी है आपको केल्विन, ठीक है। इस टेम्परेचर से ये टेम्परेचर आपका कैंसिल हो गया, मैं वही सोच रही थी, ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी निकल जाएगी, ये उधर चल जाएगा 1.25 इंटू 10 to the power 4 इंटू 2.303 8.314 उधर जाएगा, ये हो जाएगा जूल पर मोल डॉट केल्विन, और एक केल्विन पहले से, इस केल्विन से ये कैंसिल, केल्विन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जब आप सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर जो आएगा एक्टिवेशन एनर्जी का वो आएगा आपका 239,339 जूल पर मोल आएगा। अब आप बोलोगे मैम कि जूल पर मोल आएगा, लेकिन हमें किलो जूल पर मोल में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 किलो जूल में 10 to the power 3 जूल होते हैं, तो 1 जूल में आपके 10 to the power -3 किलो जूल होंगे। 1 जूल की जगह में क्या रख दूंगी यहाँ पे, इंटू 10 to the power -3 किलो जूल रख दूंगी। तो मेरे पास जो आंसर आएगा 23,9.399 किलो जूल पर मोल, ठीक। यहाँ से मेरी एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ चुकी है। अब आगे करते हैं। आगे मुझे क्या गिवन है, इसको मिटा रही हूँ बेटा मैं। एक्टिवेशन एनर्जी मेरी निकल गई। अब उसने बोला है टेम्परेचर निकालना है। लॉग के लिखो ऐसी, हाँ यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी बेटा, यहाँ पे आप अभी के मत निकालो। इसमें क्या दिक्कत होगी ना आपको, इसमें आपको दिक्कत ये होगी कि आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। नहीं इसमें नहीं निकालना है, इसमें नहीं निकालना है। चलो इसमें टी हाफ दे रखा है ना, तो इसमें एंटी लॉग में निकालना है, इसको करते हैं। क्या हो जाएगा आपका, टी हाफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ आपका क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन टी हाफ आप के होता है, के को इधर लिखेंगे, टी हाफ आपका गिवन है 256 आपका मिनट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन है, इसको के की जगह पुट करते हैं। चलो
फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे लिख दो एक बार, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA अपॉन RT। एक बात और, इसको ऐसे ही नहीं लिखना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकाली है उसका यूज करेंगे। R हमें पता है, टेम्परेचर हमें निकालना है, log A की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे रखना, K हमने निकाल दिया, ठीक है। ये नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो आप निकाल रहे हो उसको यूज नहीं कर रहे हो, उसको ही यूज करेंगे। अगर ये लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। चलो करो, K इज इक्वल्स टू आपका, यानी कि log K की जगह आप क्या लिखोगे, log की जगह लिखोगे 0.693 अपॉन 256 इज इक्वल्स टू log K आपका हो गया, log A आपको कितना दे रखा है, log A आपको दे रखा है 14.34, आपको log A दे ही रखा है। गिवन आपको पूरा log A की जगह ये गिवन कर रखा है, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कितनी है, निकल के आई जो हमारी 23.399 किलो जूल पर मोल। R आपका कितना है 8.314 जूल पर मोल होगा, किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, पर मोल डॉट केल्विन। टेम्परेचर मुझे निकालना ही है, मोल से मोल कैंसिल, किलो जूल से किलो जूल आपका कैंसिल, केल्विन नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। देखो यूनिट को साथ लेके चलना, समझ आ जाएगा। केल्विन नीचे था तो ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली। टेम्परेचर निकालेंगे, log K की वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी आपकी log K की वैल्यू आएगी, लेट मान लो आपकी log K की वैल्यू x आई, क्योंकि मुझे भी कैलकुलेशन से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करोगे, ठीक। जो भी मान लो x आई तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा तो 239.399 केल्विन अपॉन 8.314 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा आपका 14.34 माइनस log 0.693 अपॉन 256। ये जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो आपने निकालनी है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू को इससे माइनस करोगे, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, माइनस करोगे, यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी गिवन है, ये उधर जाएगा, इधर आ गया ना, ठीक है। आप क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करने के बाद टेम्परेचर इधर आएगा, ये वैल्यू इधर आएगी और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका आप सॉल्व करोगे घर पे। कैलकुलेशन तो बेटा आपको ही करनी है, मैं कैलकुलेशन करूँगी बहुत लंबा जाएगा, आपको कैलकुलेशन खुद ही करनी है। इसे कर लेना, पता चल गया कैसे करना है। इसको सॉल्व करोगे, लॉग को सॉल्व करने के बाद माइनस करोगे तो टेम्परेचर इधर करोगे और इसको इधर करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आंसर निकालोगे, ठीक है। इतना हो गया, अब मैं हटा रही हूँ इसको। कैलकुलेशन तो बहुत है, देखो जितना ज्यादा करोगे, अब मैं करने लग गई, करने के लिए मैं आपके सामने कर लूंगी लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए कर लेना, प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रही हूँ, दैट इज आपका, मैंने अभी 4.30 में कर रही हूँ, बाकी के 2 मैं कल बताऊंगी आपको, वो भी बड़े बड़े हैं, उसका कैलकुलेशन बता दूंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरी जो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, बाकी मैंने प्रोसेस बता दिया है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, जो फटाफट हो रही है वो मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो 4.30 जो होता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज क्वाड्रपल्स, मतलब पहले आपकी के जो था वो K1 था, लेकिन मतलब जो आपका पहला इनिशियल आपका जो रेट कांस्टेंट था वो K था। जैसे जैसे आपकी रिएक्शन हुई तो आपका जो K था वो आपका 4K हो गया, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा K भी बढ़ा। और टेम्परेचर कितना आपका चेंज हुआ, जब आपका टेम्परेचर 293 से 313 चेंज हुआ तो K आपका 4K में कन्वर्ट हुआ। अब उसने बोला है एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। T1 भी दे रखा है, T2 भी आपको गिवन कर रखा है, क्या ही दिक्कत होगी इसमें, ये इजीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.34
303 इंटू 8.314 आर होता है जूल पर मोल डॉट केल्विन। ठीक है, इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहीं पे 10⁻³ किलो जूल में हमें आंसर निकालना है। ठीक, अब क्या है 1/T1 माइनस 1/T2। इसको पहले सॉल्व कर रही हूँ मैं नीचे और उसको वहीं पे पुट कर लूँगी। 293 इंटू 313 माइनस 293। 3 में से 3 गए आपका 0 हो जाता है। ठीक है, 11 में से अच्छा फिर 3 में से 3 गए 0 हो जाएगा। फिर आपका क्या बचा 1 है यहाँ पे। 11 में से 9 गए 10 11 20 हो जाएगा 93 3। ठीक है, 20 हो जाएगा। 11 में से 9 गए और 2 में से 2 गए आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 293 इंटू 313। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ लिखती हूँ, इसे मिटा के 20/293 इंटू 313 केल्विन में था ये आपका। केल्विन से केल्विन यहीं पे आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, के से के कैंसिल। log 4 कितना होता है आपका 0.60। अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं पहले। ये अपॉन, मैं राउंड ऑफ करके इसको 2.3 लिख सकती हूँ। अगर आपको राउंड ऑफ करना नहीं आता है तो मेरा लेक्चर 11th का यानी क्लास 11th का मैंने बनाया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपका लिखा हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसे खोलना और वहाँ पे आपको लेक्चर दिखेंगे और बाहर पे आपको वहाँ पे टाइटल और टॉपिक का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ होगा थंबनेल में राउंडिंग ऑफ, उसको पढ़ना तब आपके राउंड ऑफ करना आपको आ जाएगा अगर नहीं आता है तो। 2.3 इसको राउंड ऑफ करूंगी 8.3 इंटू 10⁻³ किलो जूल और यहाँ पे आ जाएगा मोल। ठीक, फिर यहाँ पे आपका क्या है 20/293 313। ठीक, इसको इधर ले जाती हूँ 2 3 6। एक काम करती हूँ, पॉइंट हटा 100 लगा, इसमें से एक कैंसिल हो गया, 2 10 हो जाएगा या फिर इसे 0 मत कैंसिल करो, नीचे का ऐसे रहने दो और 2 10 हो जाएगा, 2 10 2 3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा कैंसिल हो गया। चलो और करते हैं, इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू अपॉन 10 है इसे रहने दो, 2.3 8.3 इंटू 10⁻³ है, इस 10 को ऊपर ले जा लेते हैं -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा किलो जूल, यहाँ पे आ जाएगा 293 इंटू 313, नीचे आपका मोल आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे बेटा, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 52.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बहुत इजी था ये आपका। अब आपको 4.29 और 4.26 खुद से करके आना है, फिर हम कल करते हैं उसको। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी इससे पहले वाला जो मैंने बोला है के का कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, क्योंकि थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है उसकी, तो उसको खुद से कर लेना। ठीक, बाकी मैं उसका जो के वाला है उसे कल दोबारा से करवा दूंगी, क्योंकि अभी मेरी वीडियो ना बहुत लेंथी हो गई। अभी मैंने जो ये 2 क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक के वाला का मैंने कैलकुलेशन आपको बोला है करने के लिए, उसको मैं दोबारा कल करके मतलब एक अलग सी वीडियो इन तीनों क्वेश्चन की बनाऊंगी, क्योंकि थोड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बड़े लग रहे हैं लेकिन जब आप सॉल्व करते रहोगे तो फटाफट 5 मिनट में हो जाएगा। जैसे कि ये फटाफट हो गया वैसे वो भी हो जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन भी मैं कल एक बार दोबारा आपको log k की बताऊंगी सिर्फ, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकाल चुका है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपका वैसे तो 12th की वीडियो में ऑल्टरनेट में देती हूँ और 11th भी ऑल्टरनेट में देती हूँ। जैसे आज 12th दिया, कल 11th दूंगी, लेकिन वो 2 क्वेश्चन जो हैं और एक आपका log k का कैलकुलेशन, उसको मैं आपको कल बता दूंगी, मतलब वीडियो डाल ही दूंगी। ठीक, फिर परसों हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, ओहो एक तो इतनी गर्मी, फैन ऑफ
और ऊपर से अब तो थकान भी हो गई मुझे बोल बोल के। तो अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आप भी पढ़ो, खुश रहो, हंसते रहो। कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। बाकी मैंने बोला, अगर आपने बोला मैम लॉग के की वैल्यू नहीं निकल रही है, तो मैं आपको बोल रही हूँ, यानी कि के की वैल्यू नहीं निकल रही है तो मैं आपको बोल रही हूँ निकालो। कैलकुलेशन तो आपको खुद से ही करना है, बाकी मैं कल आपको करके दूंगी। चलो ठीक है, हो गया। और क्या रब करूँ मैं इसको, अब तो चलती हूँ। बाय बाय।